आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। G20 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने पर जताई चिंता। महामारी के दौरान करोड़ों भारतीयों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के कदम से सम्मेलन को कराया अवगत। क्रांति की अलख जगाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज। जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति के झारखंड और मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम। संसद में उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर करेंगे भगवान बिरसा मुंडा को याद। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। जबरन धर्मांतरण को बताया देश के लिए खतरा। केंद्र सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की तीसरी सूची की जारी। 2019 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए अल्पेश ठाकोर को गांधीनगर दक्षिण से बनाया उम्मीदवार। और टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 25 खिलाड़ियों का अर्जुन पुरस्कार के लिए चुनाव। और आइए अब खबरें विस्तार से। सत्तरवें G20 शिखर सम्मेलन की आज इंडोनेशिया की राजधानी बाली में शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि क्लाइमेट चेंज, कोविड महामारी, यूक्रेन का घटनाक्रम और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याएं, इन सब ने मिलकर विश्व में तबाही मचा दी। ग्लोबल सप्लाई चेन तहस नहस हो गई। पूरी दुनिया में जीवन जरूरी चीजें, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई का संकट बन गया। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती और गंभीर हो गई। वे पहले से ही रोजमर्रा के जीवन से जूझ रहे थे। उनके पास दोहरी मार से जूझने की आर्थिक कैपेसिटी नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करने से भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यूएन जैसी मल्टीलैटरल संस्थाएं इन मुद्दों पर निष्फल रही हैं और हम सभी इनमें उपयुक्त रिफॉर्म करने में असफल रहे। इसलिए आज G20 से विश्व को आर्थिक अपेक्षाएं हैं। हमारे समूह की प्रासंगिकता और बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। साथ ही अनेकों जरूरतमंद देशों को भी खाद्यान्न की आपूर्ति की, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में फर्टिलाइजर्स की वर्तमान किल्लत भी एक बहुत बड़ा संकट है। आज फर्टिलाइजर शॉर्टेज कल की फूड क्राइसिस है, जिसका समाधान विश्व के पास नहीं होगा। हमें खाद और खाद्यान्न दोनों की सप्लाई चेन्स को स्टेबल और एश्योर्ड रखने के लिए आपसी सहमति बनानी होगी। भारत में सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी के लिए हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और मिलेट्स जैसे पौष्टिक और पारंपरिक फूड ग्रेन्स को फिर से लोकप्रिय बना रहे हैं। मिलेट्स से वैश्विक मालन्यूट्रिशन और हंगर का भी समाधान हो सकता है। हम सभी को अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष जोर शोर से मनाना चाहिए। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 समूह की अध्यक्षता सौंपेंगे। भारत इस साल 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। मैं अगले साल शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए सभी सदस्यों को निजी तौर पर आमंत्रण भेजूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय पर आधारित होगी। और आइए G20 के इस शिखर सम्मेलन पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे विदेश मामलों के हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, प्रधानमंत्री ने जो बातें की और प्रधानमंत्री ने जो इशारा दिया कि जो भारत की नीति है वसुधैव कुटुंबकम की है और जो वैश्विक चुनौतियां हैं वो किसी एक की नहीं, हम सभी की हैं और सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने यूएन को लेकर भी सवाल उठाए और रिफॉर्म्स की भी बात की। बड़ी बातें प्रधानमंत्री की।
देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के लिए यह कहना बहुत ही मौजूद था, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जी। पैंडेमिक और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद। तो ऐसे में एक संदेश भारत की तरफ से जाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि G20 आमतौर पे आर्थिक मामलों पे बड़े पैमाने पे विचार करता है। उसके हम्म। अलावा रणनीतिक जो आर्थिक मामले होते हैं उन पे विचार होता है। हम्म। तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, अमृता, जो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में एनर्जी सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, हम्म। और वो एनर्जी सिक्योरिटी पे रोक लगाने के लिए किसी भी तरह के प्रतिबंध पर जोर नहीं देना चाहिए। हम्म। मतलब ये अमेरिका और यूरोप की तरफ एक संकेत था कि जिस तरीके से अभी अमेरिका और यूरोप के देश प्रतिबंधों की राजनीति कर रहे हैं, उन प्रतिबंधों की राजनीति का असर भारत पे नहीं पड़ना चाहिए, हम्म। क्योंकि भारत जैसे बड़े इकोनॉमी को अगर आप रोकेंगे तो उसका मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का संकट और बढ़ जाएगा। जी। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र को इन सारे मामलों को देखना चाहिए था, और इसमें संयुक्त राष्ट्र विफल रहा है। जी। तो यह सुधार की जरूरत के बारे में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जो जरूरत है उस मामले में भी संयुक्त राष्ट्र नहीं आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने ध्यान दिलाया कि किस तरह से भारत के 1.3 अरब लोगों को पैंडेमिक के दौरान भी, और पूरी दुनिया जब क्राइसिस महसूस कर रही थी उस दौरान भी, किस तरीके से भारत ने सहयोग किया है, अपने लोगों को भी खिलाया है और दुनिया को भी खिलाने में मदद की है। जी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो मुझे लगता है कि G20 में शामिल जो भी देश हैं, 20 देश हैं, और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, 20 देश में एक स्पेन है जो बराबर इन्वाइटी रहता है, परमानेंट इन्वाइटी है। तो इस मामले में मैं बताऊं कि अगर इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उद्घाटन भाषण दिया, उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया, अमृता, कि देखिए दुनिया बहुत ही अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, और उस अभूतपूर्व संकट में दुनिया के सभी देशों को दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो यूएन चार्टर का, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है उनका पालन हो, और उसके अलावा सहयोग को इस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था पे जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उस संकट के बादल से दुनिया निकल जाए। बिल्कुल। तो जो उद्घाटन भाषण में कहा गया उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 के जो प्रथम सत्र है उस प्रथम सत्र में उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और एक संकेत किया कि किस तरीके से दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए इन मुद्दों पे। बिल्कुल। अमृता, अखिलेश जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आने वाले समय में अगले साल जब भारत G20 की मेजबानी करेगा, प्रधानमंत्री ने जो आज संदेश दिया उससे क्या लगता है कि जब भारत उसकी मेजबानी कर रहा होगा तो भारत के एजेंडे में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? देखिए, भारत जो मेजबानी कर रहा है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने आज संकेत भी दिया कि बुद्ध और गांधी की धरती पे जब आप आएंगे अगले साल G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो उस समय हम एक नई ऊर्जा और एक नई बात करेंगे। और वो एजेंडा निश्चित तौर पे, अमृता, जो 2-3 बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने संकेत किया है जब वो लोगों का उद्घाटन कर रहे थे। एक तो वसुधैव कुटुंबकम की बात। तो वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा नारा है जो हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और एक बात जो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भारत ने किसी भी देश पे हमला नहीं किया है। तो यह जो एक हमले की राजनीति, यह जो एक टकराव की राजनीति, यह जो हथियार से धमकी देने की राजनीति, इस राजनीति से उभर आगे बढ़कर वन वर्ल्ड वन फैमिली, जो अभी हाल में प्रधानमंत्री ने उसी लोगों के समय कहा, तो वन वर्ल्ड वर्ल्ड फैमिली की तरफ किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में अगला जो G20 शिखर सम्मेलन होगा, हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका आएगा। और वो मौका एक खास रूप में और भी ज्यादा मौजूद है कि देखिए, पहली बार जो G20 है उसकी जो ट्राइका होती है, ट्राइका का मतलब कि एक जो पूर्व जो अध्यक्ष होता है देश, और एक जो वर्तमान अध्यक्ष देश होता है, और एक जो भविष्य का अध्यक्ष देश होता है। तो वो जो ट्राइका इस बार बनेगा जब हमारा भारत मेजबानी करेगा G20 का और अध्यक्षता करेगा, तो उस समय इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील उस ट्राइका के सदस्य होंगे 3, और ये तीनों जो विकासशील देश हैं। तो इन विकासशील देशों का क्या एजेंडा है, आपस में सहमति बना के आपस में संवाद करके आने वाला G20 सम्मेलन चूंकि भारत की अध्यक्षता में है, अखिलेश जी, बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, और प्रधानमंत्री ने उसका एजेंडा क्या होगा उसका संदेश भी आज अपने भाषण में दिया। शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी बातचीत के लिए। और आज देश क्रांति की अलख जगाने वाले जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस संदर्भ में देश भर में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। वे पहले झारखंड में क्रांति की अलख जगाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक घर जा रही हैं। वहीं शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्ति दूसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस पर एक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के स्वाधीनता संग्राम में दिए गए योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मना रहा है। मैं देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की यह तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। और मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह संसद भवन परिसर से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आइए उनका रुख करते हैं। नवविक्रम, आज जनजातीय दिवस है और बिरसा मुंडा को पूरा देश जो है याद कर रहा है। तमाम कार्यक्रम हैं, राष्ट्रपति का भी और संसद भवन परिसर में भी कार्यक्रम है। अभी अभी हमने प्रधानमंत्री के संदेश को भी सुना। आपसे जानना चाहेंगे कि संसद भवन परिसर में जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और कार्यक्रम क्या है? जी बिल्कुल अमृता, संसद जिस तरीके से आपने बताया देश भर में तैयारियां और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, उसी प्रकार संसद भवन में भी इस गौरव दिवस को मनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी कुछ ही देर में जो यहाँ संसद परिसर में बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है वहां उपराष्ट्रपति स्वयं आएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा अमृता, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस को लेकर हम लगातार, जब पिछली साल हुआ था उसके बाद इसे लगातार मनाने का फैसला किया गया। सभी मंत्रालयों में, खासतौर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस को मनाने की एक ये अहम शुरुआत है। संसद परिसर में भी सांस्कृतिक झलक उसकी देखने को मिलेगी जो जनजातीय गौरव है। देखिए, ये एक ऐसा दिन है जब हम जो जनजातीय समूह है उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उनके धरोहर और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को एक प्रतीक के तौर पर याद करते हैं। साथ ही अमृता, हम ये बिल्कुल जानते हैं कि अगर आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लगातार जब तक हमें आजादी मिली तब तक किस तरीके से उसमें जो योगदान रहा है ट्राइब्स का, वो अपने आप में इतिहास के पन्नों से कहीं ना कहीं धूमिल हुआ, इतिहास के वो लोगों तक नहीं पहुंचा। ऐसे में जनजातीय गौरव दिवस मनाने को लेकर एक खास जरूरत यही महसूस की गई कि देश के जो ऐसे इलाके हैं जहां कई लड़ाइयां लड़ी गई, ये सिर्फ बिल्कुल बिरसा मुंडा जी की याद में मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ बिरसा मुंडा जी नहीं,
बल्कि इसके अलावा जो और जो यहाँ पर आदिवासी जिन्हें नेतृत्व मिला, चाहे वो कानून संथाल विद्रोह हो अंग्रेजों के खिलाफ या फिर वीर नारायण सिंह का विद्रोह हो, तो ये उस पूरे संघर्ष है अपनी अस्मिता को बचाने का, उस संघर्ष को याद करने के लिए आज का दिन बेहद अहम है। तो संसद परिसर में भी उस दिवस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर राज्यसभा के सभापति आएंगे और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बिल्कुल नव विक्रम, आप वहां पर बने हुए हैं, लगातार आपसे आगे भी संपर्क करेंगे, उस कार्यक्रम की झलकियां देखेंगे और तमाम आगे भी आपसे बातचीत होगी। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और इधर भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत की, जिसमें जलवायु न्याय, स्थायी जीवन शैली और समानता पर जोर दिया गया। अब तक दीर्घकालिक 48 देशों ने अपनी जो दीर्घकालिक नीति है, यानी कि कम उत्सर्जन करने की जो विकास रणनीति है, उसे प्रस्तुत किया है। और भारत ने मिस्र में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के आह्वान का दृढ़ता से विरोध करते हुए ये कहा कि गोल पेस्टों को लगातार स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि समृद्ध राष्ट्र कम कार्बन विकास के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और वित्तीय संस्थानों को वितरित करने में बहुत विफल रहे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूर्व 2030 महत्वाकांक्षा पर उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि देशों के ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और कुछ विकसित देशों को नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार रात को अपने 12 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की, जिसमें उसने ओबीसी समुदाय के नेता अल्पेश ठाकोर को उत्तरी गुजरात के राधनपुर के बजाय गांधीनगर दक्षिणी सीट से मैदान में उतारा है, जहां से वो हार गए थे। तीसरी सूची के साथ भाजपा ने 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब तक 178 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले अल्पेश ठाकोर को भाजपा ने गांधीनगर दक्षिण से मैदान में उतारा है। अल्पेश ठाकोर ने 2017 में राधनपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उपचुनाव में वो राधनपुर से कांग्रेस से हार गए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया और अब तक कुल 316 पर्चे दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। गुरुवार को नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें निर्वाचन क्षेत्र कक्ष सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। इनमें अनुसूचित जाति की 7 और अनुसूचित जनजाति की 14 सीटें शामिल हैं। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को कराई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इसे रोकने के लिए कदम उठाए और इस दिशा में गंभीर प्रयास करे। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। जस्टिस एम.आर. शाह और हिमा कोहली की बेंच ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही कानून की मांग को लेकर दायर याचिका पर 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 28 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है। याचिका में धर्म परिवर्तन के ऐसे मामलों को रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग की गई है या फिर इस अपराध को भारतीय दंड संहिता आईपीसी में शामिल करने की अपील की गई है। दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। युवक
आफ्ताब अमीन पूनावाला ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती श्रद्धा वाकर की हत्या कर उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए। घर के बाथरूम में शव के टुकड़े किए और टुकड़ों को धोकर पॉलीथीन में पैक कर फ्रिज में रख दिया। वह पिट्ठू बैग में शव के एक टुकड़े को रखता था और जंगल में फेंक कर आता। इस तरह वो करीब 22 दिन शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। राजधानी दिल्ली की मेहरौली पुलिस ने करीब 6 महीने के बाद जब आरोपी युवक को गिरफ्तार किया तो आरोपी ने यह सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने युवती के शव के करीब 13 टुकड़े बरामद कर लिए हैं। आरोपी युवक का कहना है कि दोनों एक दूसरे पर संदेह करते थे। उसे शव को ठिकाने लगाने का आइडिया अमेरिकी वेब क्राइम सीरीज डेक्स्टर से आया। यह हत्या आफ्ताब ने 6 महीने पहले 18 मई को की थी, जिसके बाद अब इस बर्बर और जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं टॉप 10 न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रंजीत रंजन, सीपीएम के डॉक्टर वी शिवादासन के अलावा कई दलों के राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। इस मौके पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ्फी के 53वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 को गोवा में किया जाएगा। इस साल 79 देशों की 280 फिल्में यहां पे दिखाई जाएंगी। भारत की 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्मों को इंडियन पैनोरमा में दिखाया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक दल, संसदीय दल और टीआरएस राज्य कार्यकारिणी की एक संयुक्त बैठक आज पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में होगी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में अप्रैल 2020 को 3 लोगों की कथित रूप से पीट कर हत्या करने की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। गुजरात उच्च न्यायालय मोरबी पुल त्रासदी पर आज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकता है। मोरबी में 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल में बने झूलता पुल के गिरने से महिलाओं और बच्चों सहित 135 लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सेब के डिपो के ड्रोन से डिलीवरी के परीक्षण शुरू हो चुके हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक निदेश नेगी ने कहा कि इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा ऊंचाई और दुर्गम क्षेत्रों से कम समय में सेबों को नीचे लाया जा सके। भारतीय और अमेरिकी सेनाएं उत्तराखंड के औली में आज से 2 दिसंबर के बीच बटालियन स्तरीय युद्धाभ्यास करेंगी। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण 15 और 16 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। मिजोरम में खनन के दौरान पत्थर की एक खदान अचानक ढह गई। इसमें कम से कम 15 मजदूरों के दबने की खबर है। अब तक 8 मजदूरों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया जाना शामिल है, जिसमें एक क्षतिपूर्ति का भुगतान भी शामिल है। 193 विश्व सदस्यों वाले महासभा में 94 वोट के साथ प्रस्ताव को मंजूर किया गया। ये रूस के अपने छोटे पड़ोसी पर 24 फरवरी के आक्रमण के बाद से महासभा द्वारा अपनाए गए यूक्रेन से संबंधित 5 प्रस्तावों के समर्थन का सबसे निचला स्तर था। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ जलवायु परिवर्तन वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि शी द्वारा हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर गुस्से में उन संपर्कों को निलंबित करने के 3 महीने के बाद बातचीत शुरू हो रही है। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका दुनिया के नंबर 1 और 2 जलवायु प्रदूषक हैं। प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने आने वाले दिनों में 10,000 लोगों की छंटनी करने की योजना बनाई है। ट्विटर और फेसबुक पेरेंट मेटा के बाद प्रौद्योगिकी की दुनिया में रक्तपात देखा जा रहा है, जिसमें उनके कार्यबल में काफी कमी आई है।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन की योजना इस सप्ताह के शुरू होते ही कॉर्पोरेट और प्रौद्योगिकी नौकरियों में करीब 10,000 लोगों की छंटनी करने की है। और अब आर्थिक जगत की खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में मंत्रालयों और नीति आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की समीक्षा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। पिछले साल सरकार ने 2021-22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 96,000 करोड़ रुपए के लेन देन को पूरा किया है, जो साल के 88,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर गया। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 2 अंक से नीचे यानी कि 8.39% पर आ गई। आपको बता दें कि ईंधन और विनिर्मित उत्पादों के दाम घटने से थोक मुद्रास्फीति नीचे आई। 19 महीने में ये पहला मौका है जबकि थोक मुद्रास्फीति 1 अंक में रह गई। इससे पहले मार्च 2021 में यह 7.89% पर थी। अप्रैल 2021 से थोक मुद्रास्फीति लगातार 18 महीने तक 2 अंक में यानी कि 10% से अधिक रही। सितंबर में ये 10.79% पर थी। अक्टूबर 2021 में थोक मुद्रास्फीति 13.83% थी। खनिज तेल, मूल्य धातु, फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, दूसरे गैर धातु खनिज उत्पाद और खनिजों के दाम घटने से अक्टूबर 2022 में थोक मुद्रास्फीति घटी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में सूचीबद्ध शीर्ष 250 कंपनियों पर नकेल कस दिया है। इसने कहा है कि इन कंपनियों को डिजिटल या प्रिंट मीडिया में आई किसी भी संबंधित खबर पर सफाई देनी होगी। ये सफाई या तो उस खबर को सही बताए या फिर उसे खारिज करे। अभी तक ये कंपनियों के ऊपर था कि वे इस बारे में सफाई दें या ना दें। और अब खेल जगत की बड़ी खबरें। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरद कमल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। इस लिस्ट में बैडमिंटन खिलाड़ियों एच.एस. प्रणय और लक्ष्य सेन, एल्डोस पॉल, अविनाश सांबले, बॉक्सर निखिल जरीन जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। इसके साथ ही 7 कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी खिलाड़ियों और कोचों को 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 समारोह के दौरान अवार्ड प्रदान करेंगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज में इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। रखिए अपना ख्याल, देखिए संसद टीवी। नमस्कार। 15 नवंबर साल 1875 को झारखंड के खूंटी में जन्मे बिरसा मुंडा का अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति का संकल्प एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के ऐसे नायक जिन्होंने स्व के भाव से देश के लोगों को ओतप्रोत कर दिया। पूरा जनजातीय समाज इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा हो गया। उनसे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दुखद रूप से उनकी गिरफ्तारी के बाद उसी वर्ष मात्र 25 वर्ष के अल्पायु में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने लोगों के लिए बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज भगवान के रूप में पूजता है। देश समाज के लिए इस अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार साल 2021 से उनकी जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। ऐसे वीर पराक्रमी पुरुष को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 15 नवंबर साल 2000 को भारत गणराज्य के एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई। इसकी राजधानी रांची है। बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का गठन किया गया। झारखंड के कुड़माली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य है जंगल झाड़ी, इसीलिए इसे झाड़ यानी जंगलों का प्रदेश झारखंड कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। 325 ईसा पूर्व में भारत के बिहार राज्य से उत्पन्न झारखंड मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था।